नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र की मोदी सरकार कृषि सुधार को लेकर के 3 नए बिल लाई है। इनमें से एक बिल पहले ही पास हो चुका था, 2 बिल रविवार को राज्यसभा से पारित हुए, लोकसभा में पहले पारित हो चुके थे। इनको लेकर के लगातार संग्राम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये बिल किसान विरोधी हैं, इनसे किसानों का नुकसान होगा और इसका असर आम आदमी की थाली पर भी पड़ेगा। किसान इससे गर्त में चले जाएंगे। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, इन दोनों जगहों पर, बल्कि महाराष्ट्र और यूपी से भी अब खबरें आ रही हैं कि किसान जो है वो आंदोलित हैं, वो सड़कों पर हैं, वो मोदी सरकार से खफा हैं, वो नाराज़ हैं। क्योंकि विरोध इस बात को लेकर के हो रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे ख़त्म करना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार APMC यानी जिसे हम अनाज मंडियां कहते हैं उसे ख़त्म करना चाहती है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मोदी सरकार, मोदी के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म होगा, ना अनाज मंडियाँ ख़त्म होंगी और ये किसानों की आय को दोगुना करने की कोशिश है। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा, ये लगातार वो कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इन बिल की वजह से किसानों का नुकसान होगा या उनका फ़ायदा होगा? ये तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं और असमंजस की स्थिति है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तीनों बिल क्या हैं और इनसे क्या होने वाला है। क्या ये इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? आप बड़े ध्यान से समझिए और उसके बाद खुद तय कीजिए कि इन बिल का किसानों को क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला बिल, कृषि व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल के बारे में चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभी जो किसान फसल बोता है, उसे तैयार करता है, जब वो फसल पक जाती है उसको काट कर उस उपज को वो खाने लायक जो होता है वो अपने घर में स्टोर कर लेता है और बाकी वो ले जा करके जो अनाज मंडियां होती हैं हर ज़िले में, वहाँ जा करके उसे बेच देता है। अनाज मंडियों में, जिन्हें हम APMC कहते हैं यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंडी कमेटी, अनाज मंडियों में आढ़ती बैठे होते हैं। ये आढ़ती क्या काम करते हैं कि जैसे ही कोई किसान अनाज मंडी में पहुंचता है तो आढ़ती बताते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कोई किसान आलू लेकर के पहुंचा तो आढ़ती बताएगा कि आलू का रेट 10 रुपये किलो है। अब वहाँ बोली लगती है तो कई सारे आढ़ती, एक कहता है कि 10 रुपये, एक कहता है 11 रुपये, एक कहता है 12 रुपये। तो किसान को जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा उस आढ़ती को बेच देगा वो। लेकिन मंडियों में भी अब एक तारतम्यता बन गई है कि सभी आढ़ती एक ही रेट बताते हैं। तो किसान चाहे इधर जाए या उधर जाए, उसे हर जगह वो 10 रुपये का ही रेट मिलेगा और उसे 10 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। तो ये मजबूरी होती है किसान की, क्योंकि वो घर में लाके स्टोर नहीं कर सकता, उसके पास इतनी जगह नहीं है, आलू सड़ जाएगा। इसलिए वो आढ़तियों को उसी रेट पर बेच आता है जिस रेट पर या जो रेट मंडी में एक तरीके से काबिज होता है। अब कोई बड़ा व्यापारी है जिसे आलू बड़ी मात्रा में चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए कोई चिप्स बनाता है, कोई बिस्किट बनाता है, कोई दालमोठ बनाता है, तो उसको बड़ी मात्रा में आलू या फिर आपका दालें चाहिए होंगी उसको। अगर कोई बिस्किट बना रहा है तो उसे गेहूँ चाहिए होगा। तो वो इन आढ़तियों के पास आता है और इन आढ़तियों से भारी मात्रा में अनाज को उठा करके ले जाता है। अब ये आढ़ती जो 10 रुपये किलो आलू किसान से खरीदे थे, उन बड़े बड़े व्यापारियों को 20 रुपये, 25 रुपये में बेचते हैं। तो किसान को थोड़ा फ़ायदा मिला और ये आढ़ती जो है वो मोटी रकम उसमें कमा लेते हैं। अब ये जो बिल लेकर के आई है सरकार, इस बिल में कुछ छूट मिली है। ये बिल ये कहता है कि अब किसान सिर्फ अनाज मंडी में ही नहीं, बल्कि अनाज मंडियों से बाहर जाकर के भी बेच सकता है। यानी आपका अगर दिल करता है तो आप जाकर के किसी भी दुकान पर जाकर के बेचाइए, कहीं भी बेच सकते हैं आप। इसकी ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं और
फसल की जो बिक्री होगी उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। यहां पर एक चीज समझनी होगी कि सरकार ये कह रही है कि मंडियों से बाहर भी बेच सकते हैं। अरे साहब, आज की तारीख में भी किसान मंडियों से बाहर ही बेच रहा है, क्योंकि जो एपीएमसी मार्केट है उन पे जो किसान पहुंचते हैं, या फिर जो एफसीआई के गोदाम हैं जहां पर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, वहां पर कितने किसान पहुंच पाते हैं? बहुत कम। ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री इस तरीके से बाहर ही होती है। और जो लोग मंडियों में पहुंचते भी हैं उन्हें उनके मन मुताबिक रेट नहीं मिल पाता। बहरहाल ये एक छूट देने की कोशिश की है, लेकिन किसान इसे लेकर के नाराज इस बात को है कि यही मॉडल बिहार में 2006 में लागू हुआ था और उस समय एपीएमसी से बाहर, यानी आप अनाज मंडियों से बाहर भी अपना जो उपज है उसे बेच सकते हो। लेकिन हुआ ये कि किसानों को, यानी बिहार का किसान आज भी अपनी फसलों को बेचने के लिए वो बिहार से निकल करके हरियाणा या पंजाब में आता है। उसे आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसे अपने सूबे में वाजिब रेट ही नहीं मिलते। चूंकि हर साल सरकार बुआई से पहले हर फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, वो रेट भी उसको नहीं मिल पाता। इसीलिए बिहार का किसान वो पंजाब में आता है, वो हरियाणा में आता है, ताकि वो एमएसपी पे आकर के बेच दे। तो लोग अब ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं, विरोधी दल ये कह रहे हैं कि जो मॉडल बिहार में सक्सेस नहीं हुआ वो देश में कैसे सक्सेस होगा। इस बात को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो बाहर का जो कल्चर शुरू कर रही है सरकार, वो इसलिए भी कर रही है ताकि धीरे धीरे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खत्म हो जाए, एमएसपी की प्रथा जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, एपीएमसी यानी जो अनाज मंडियाँ हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगी, हम तो सिर्फ बाजार को बड़ा कर रहे हैं। यानी किसान अगर चाहे तो ऑनलाइन बिक्री कर सकता है, उसकी अनाज मंडियों से बाहर जा करके बेच सकता है, व्यापारी उसको मिलेगा, सीधे सीधे बात करे, बीच में कोई टैक्स नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कोई आड़ती नहीं, और अगर उसको लगता है कि उसे वाजिब रेट मिल रहा है तो बेच दे, एक्स को नहीं बेचता तो वाई को बेच दे। तो उससे किसानों की जो लागत है, यानी जो मुनाफा है, वो उसका बढ़ेगा। ये सरकार का कहना है। विरोधी इस बात को नकार रहे हैं। अब दूसरा बिल सुनिए। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020। ये विधेयक क्या है? असल में ये विधेयक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, अभी किसान जब फसल बोता है उससे पहले ही सरकार जो है उसका एमएसपी घोषित कर देती है। रबी या खरीफ की जो फसलें होती है उससे पहले ही उनका एक मूल्य जो है वो सामने आ जाता है कि इतने पर सरकारी अनाज मंडियों में हम इस फसल को खरीदेंगे। अब सरकार ये कहती है कि आप जब फसल की बुआई करने जा रहे हैं उससे पहले ही व्यापारी और आपके बीच में तालमेल हो जाए, यानी एक अनुबंध हो जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स है जो चिप्स का कारोबार करता है, अब उसे बहुत ज़्यादा आलू चाहिए। अभी तक वो क्या करता था, वो जाता था आड़तियों के पास और वो मंडी की मंडी उठा लेता था आलू की। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो जाएगा 70-80 गाँव को एक साथ उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि साहब हमको आलू चाहिए। अब आलू के एक रेट फिक्स हो जाएंगे कि आलू जब तैयार होगा तो हम इस रेट में आपको बेच देंगे। ये एग्रीमेंट किसान और उस व्यापारी के बीच में हो जाएगा। यानी अभी फसल की बुआई नहीं हुई है, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इस रेट पर जब फसल तैयार हो जाएगी हम आपको बेच देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो बातें हैं। सरकार ये कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा कि किसानों की फसल जब तैयार होगी तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप मंडी में जाते हैं, इसका भाड़ा किसान को देना पड़ता है। वहाँ आड़तियों को आप जाकर के बेचते हैं, आड़ती आपसे कमीशन लेता है। इन सब चीज़ों से आपको बचाव होगा, यानी आपका पैसा बचेगा और आपकी फसल, आपको ये टेंशन ख़त्म होगी कि भाई हम कितने में बेचेंगे, क्या पैसा मिलेगा, ये सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब व्यापारी आपके खेतों से ही उठा करके ट्रक की ट्रक लगवाएगा
और उठा करके फसल ले जाएगा। ये सरकार का कहना है। लेकिन विरोधी दल या किसानों का एक बड़ा तबका जो हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि फसल हमने बो दी, हमारा एग्रीमेंट भी हो गया, अब फर्ज कीजिए कि फसल पक के तैयार हो गई, कटाई हो गई, बोरों में पैक कर दी गई, लेकिन मान लीजिए कि उस फसल का या उस अनाज का या जो भी उपज आपकी हुई है उसका एमएसपी आपके एग्रीमेंट से अगर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आलू व्यापारी के साथ तय कर लिया कि हम आपको 10 रुपए किलो में बेचेंगे जब ये आलू तैयार हो जाएगा। अब आलू तैयार हो गया, अब आप उसको 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन जो एमएसपी है यानी खुले बाजार में जो मार्केट रेट है, जो सरकारी मंडियों में मार्केट रेट है, वो सरकार ने तय कर दिया वहाँ 15 रुपए। अब किसानों को लगेगा कि हमें नुकसान हो रहा है, यानी मार्केट अनाज मंडी में जब हम इसे बेचेंगे तो हमें 15 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, वहाँ हमें 5 रुपए फायदा होगा, और हम तो यहाँ एग्रीमेंट कर लिए 10 रुपए किलो का, तो इससे तो नुकसान हो रहा है किसानों को। तो इसका क्या होगा? इससे किसानों को नुकसान हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जिस रेट में एग्रीमेंट हुआ है एमएसपी उससे डाउन चला जाए, यानी एग्रीमेंट हुआ 10 रुपए किलो में और एमएसपी जो है उसका वो 7 रुपए किलो का है। अब जो व्यापारी है उसको लगेगा कि मैं 10 रुपए किलो में खरीद रहा हूं और बाहर मार्केट में मुझे 7 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जब खरीदने आएगा तब वो कहेगा कि भाई आपका आलू जो है इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका साइज छोटा है, ये तो वैसा नहीं पैदा हुआ जैसा हमने करार किया था। तो इस तरीके की आनाकानी होगी, क्योंकि जब कोई महंगा खरीदता है तो उसको दिक्कत तो होती है, तो ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब सरकार ने इसमें एक प्रावधान किया। सरकार कहती है कि जो अनुबंध होगा, जो एग्रीमेंट होगा, अगर उसमें कोई भी करार तोड़ने की कोशिश करेगा तो इसका निपटारा एसडीएम लेवल पर या डीएम लेवल पर निपटाया जाएगा, यानी ये शिकायत एसडीएम और डीएम लेवल पर जाएंगी और इसका फौरन निपटारा होगा। लेकिन यहां पर भी सवाल खड़ा होता है कि जो बड़े व्यापारी हैं उनकी क्षमता बड़ी है, उनके पास समय है, उनके पास पैसा है, वो एसडीएम और डीएम के चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन किसान क्या डीएम और एसडीएम के चक्कर लगा पाएगा? शक इस बात का भी है कि मान लीजिए व्यापारियों ने कुछ सेटिंग कर ली तो किसान क्या करेगा? गरीब किसान मारा जाएगा। तो इस तरीके के सवाल जवाब जो है वो इस पर खड़े हो रहे हैं। दूसरा कि इस बिल में यह भी कहा गया है कि मान लीजिए आपने फसल बोई और इस बीच में अगर फसल में कोई खराबी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, आपदा आ गई कोई, तो ऐसी स्थिति में उस फसल की भरपाई कौन करेगा? तो उस भरपाई का प्रावधान व्यापारी के पक्ष से रखा गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं जिनका लेकर के विरोध हो रहा है। ये दूसरा बिल है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिल की। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। दोस्तों, ये बिल जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये 1955 में लाया गया था, यानी 1955 में, माफ कीजिएगा, 1955 में लाया गया था। यह बिल उस समय क्यों लाया गया था इसे समझिए। यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जिनकी जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय हमारे देश की हालत क्या थी? देश आज़ाद हुआ था, कृषि इतनी उन्नत नहीं थी, और ज़्यादातर साहूकार से किसान जो है वो जाकर के कर्जा ले लेता था। अब कर्जा वापसी चुकाने की किसान की हिम्मत नहीं होती थी, तो जो फसल पैदा होती थी साहूकार आता था और उसके औने पौने दाम लगा करके उस फसल को उठा लेता था। बड़े बड़े व्यापारी जो होते थे वो किसानों की फसल को औने पौने दाम में खरीद करके और उनको जमा कर लेते थे, और मार्केट में जब उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ती थी तो फिर उन्हें बड़े रेट पर बेचा जाता था। ये जमाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, विदेशों से अनाज आता था। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार साल 1955 में ये बिल लेकर के आई, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और इसके तहत सरकार ने ये कहा कि जैसे आलू, प्याज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, ऐसी कई सारी वस्तुएं थी जिन पर जमाखोरी जिनकी नहीं हो सकती, और अगर किसी ने इसकी जमाखोरी की तो उसके लिए सीधा जेल है।
ये एक्ट तब लाया गया था, उस समय के लिहाज से ये एक्ट ठीक था। मोदी सरकार अब ये कह रही है कि तब से और अब की स्थिति में बहुत फर्क आ गया है। अब हमारी कृषि उपज जो है वो काफ़ी हो रही है, दालें काफ़ी हो रही हैं, खाद्य तेल काफ़ी है, आलू प्याज बहुतायत में हो रहा है, तो अब इस एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने का मतलब क्या है कि आलू प्याज खाद्य तेल या जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, यानी उसकी अब कोई भी उसको जमा कर सकता है, उसका स्टॉक कर सकता है। अब इसे लेकर के किसान, इसे लेकर के जो विरोधी दल है वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि किसानों से मान लीजिए आलू प्याज बड़ा बड़ा व्यापारी वर्ग या बड़ी बड़ी कंपनियां ये सस्ते में खरीद लेती हैं और फिर उसको स्टॉक करती हैं। इनके पास बड़े बड़े गोदाम हैं, ये कहीं भी स्टॉक कर सकते हैं, और जिस वक्त इनकी कमी आई उसी माल को ये डबल रेट में बेचेंगे। इसका फिर से असर जो है वो जनता पे पड़ेगा। तो इस तरीके के वो अपनी बात रख रही हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की बात 2-3 पॉइंट्स और हैं। हमारे देश में करीब 86% किसान ऐसा है जो लघु और सीमांत किसान है। लघु और सीमांत किसान का मतलब है कि उनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। 2 हेक्टेयर का मतलब हो गया करीब करीब 5 एकड़ या फिर 12.5 बीघा। ऐसे किसान पूरे देश में करीब 86% किसान हैं। दोस्तों, ये इतनी ज़मीन है कि किसान इतनी ज़मीन में फसल बोएगा, कुछ अपने खाने के लिए निकाल लेगा और कुछ वो जाकर के मंडियों में बेच देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता वो। तो इसी को लेकर के विरोधियों का कहना ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप इसे बाहर बेच दीजिए, अरे साहब, किसानों के पास इतनी ज़मीन ही नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैदावार कर सकें। ये जो कॉन्सेप्ट है ये विदेशों में अपनाया जाता है, यूरोप के कई कंट्रीज़ में अपनाया जाता है। वहाँ किसानों की हालत क्या है? वहाँ भी किसानों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत अच्छी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वहाँ फेल हुआ। तो इसको लेकर के लगातार विरोधी दल आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो बिल हैं वो किसानों का अहित करने वाले हैं। सरकार ये चाहती है कि वो धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म कर दे। एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। असल में सरकार जब फसल पैदा होती है उससे पहले ही जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है। यानी सरकार वो फसल, वो उपज किस रेट पे खरीदेगी कि हम इतने रेट पे तो खरीद ही लेंगे आपसे। तो ये जो उपज होती है वो एफसीआई के गोदामों में जाती है, यानी किसान एफसीआई के गोदामों में जाकर के उसे बेच सकता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे मिल जाता है। लेकिन यहाँ भी एक खेल होता है। किसान जब जब एफसीआई के गोदामों में जाता है तो वहाँ वो बेच ही नहीं पाता है, उसको वो समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता जो सरकार देती है। क्योंकि इसमें भी एक घोटाला है। कैसे घोटाला है, ऐसे समझिए कि जैसे ही कोई किसान एफसीआई के गोदामों में जाता है तो वहाँ जो अधिकारी बैठे होते हैं वो कहते हैं साहब हमारे गोदाम में जगह नहीं है, बोरे नहीं है हमारे पास, हम तो इसको रख ही नहीं सकते। यानी किसान वहाँ वो नहीं बेच पाता, उसे जाकर के मजबूरी में वो आड़तियों को ही बेचना पड़ता है। अब आड़तियों को उसने फर्ज कीजिए कि आलू बेच दिया 10 रुपए किलो में, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है 25 रुपए किलो या 20 रुपए किलो। अब ये जो एफसीआई के अधिकारी हैं ये क्या करते हैं, ये यहां पर घोटाला करते हैं। ये एफसीआई के अधिकारी आते हैं आड़तियों के पास और उनसे कहते हैं कि भाई आपने किसानों से खरीदा 10 रुपए किलो, हमें आप दे दीजिए 13 रुपए किलो। तो 13 रुपए किलो में खरीद लिया और उसे लाकर के एफसीआई के गोदामों में फिक्स कर दिया, स्टोर कर दिया और सरकारी खातों में लिख दिया कि साहब हमने किसानों से 20 रुपए किलो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उस रेट में खरीद लिया। कौन देखने आ रहा है, कौन चेक कर रहा है? तो बैठे बिठाए 7 रुपए पर केजी इन अधिकारियों ने कमा लिया। किसानों का क्या हुआ? किसानों को सरकार की सुविधा का लाभ नहीं हुआ। अब ये जो एफसीआई के गोदामों में जो अनाज इकट्ठा होता है, यही अनाज सरकार पीडीएस सिस्टम के तहत बांटती है। यानी जो देश भर में जो राशन की दुकानों पर जो बंटता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसके तहत वो अनाज पूरे देश में बंटता है। शांता कुमार की एक रिपोर्ट आई थी 2014 में जो ये कह रही थी कि इस पीडीएस सिस्टम को बंद कीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसको ख़त्म कीजिए, एपीएमसी ये जो मार्केट है इसको ख़त्म कीजिए।
इससे सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, क्योंकि सरकार तो 20 रुपए किलो के हिसाब से मान लीजिए कि आलू खरीद रही है, या मान लीजिए उसने 10 रुपए किलो के हिसाब से आपका चावल खरीद लिया, और उसको लेकिन पीडीएस सिस्टम के तहत उसे 3 रुपए किलो के हिसाब से देश भर में बांटना पड़ रहा है, तो 7 रुपए का घाटा तो सरकार को हो रहा है। तो वो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने की उन्होंने सिफारिश की थी। अब विरोधी यही कह रहे हैं कि सरकार जो है ये तीनों बिल ला करके ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देगी, एपीएमसी को खत्म कर देगी, और इससे अंततः किसान जो है वो मजबूर हो जाएगा, और फिर अंततः जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ये किसानों से अपनी फसल खरीदेंगे, उसको स्टॉक करेंगे, और फिर उसी को जब जरूरत पड़ेगी तो बढ़े हुए रेटों में बेचेंगे। किसान की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे वीडियो से आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई बिल किसान विरोधी है? क्या इससे किसानों का नुकसान होगा? या फिर जो मोदी सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है, मार्केट खुलेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, इसमें आपके साथ व्यापारी भी जुड़ गया, व्यापारी आपकी वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, अच्छी फसल हो, वो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी देगा, उसकी निगाह रहेगी आपकी फसल पर, कुछ बर्बाद ना हो आपका। वो हो सकता है बीच में आपको कुछ कैश वैश दे दे ताकि आप अपनी फसल को अच्छे से बो। तो सरकार कई सारे इस तरीके के फंडे गिना रही है। अब ये आपको तय करना है कि ये आपके हित का है या इससे आपको नुकसान होने जा रहा है। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि जब इतने बिल लेके आए हो तो एक बिल और ले आओ और उसमें कह दो कि एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि बिल लाके कीजिए इसे, जबकि सरकार इस बात को कह रही है कि ऐसा नहीं है। और दोस्तों ये समझने की भी बात है कि देश का कितना किसान मोदी सरकार को वोट देता है, इसीलिए तो वो बहुमत से बैठे हुए हैं संसद में। क्या सरकार वाकई किसानों का अहित करेगी? और अगर किसानों का अहित हुआ तो क्या किसान उन्हें वोट करेंगे? क्या सरकार अपने पैरों पर ये कुल्हाड़ी मारेगी? क्योंकि देश का कितना बड़ा वर्ग किसान वोट बैंक है। किसानों को नजरअंदाज करके, उन्हें नाराज करके क्या कोई सरकार केंद्र में टिक सकती है? ये बड़े सवाल हैं और सोचने वाले सवाल हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद? आपका क्या निष्कर्ष निकलता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।